हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे आवर्तबीजी पादपों में जनन। लास्ट वाले वीडियो में हमने आवर्तबीजी पादप के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। आज हम आवर्तबीजी पादपों के सामान्य लक्षणों के बारे में और उनके जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आवर्तबीजी पादपों के लक्षण में पहला लक्षण पढ़ रहे थे हम कि आवर्तबीजी पादपों के जीवन चक्र, आवर्तबीजी पादपों के जीवन चक्र में अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। आवर्तबीजी पादपों के जीवन चक्र में क्या पाया जाता है? अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण, यानी उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है? अस्पष्ट। इसका मतलब है कि जब आवर्तबीजी पादपों की जो लाइफ साइकिल चलती है, यानी जैसे सेक्स गैमेट्स, जैसे फीमेल और मेल्स गैमेट्स आपस में संयुग्मन की क्रिया, निषेचन की क्रिया होती है, तो पहले तो गैमेट्स तो कैसे होते हैं? अगुणित अवस्था में, यानी उनमें पहले अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया हुई जिससे अगुणित अवस्था बनी, एन अवस्था। उसके बाद दोनों में निषेचन की क्रिया के बाद जो जाइगोट बना वो कैसी अवस्था है? वो द्विगुणित अवस्था है, 2n अवस्था। यानी वो कैसे बनी? समसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा। तो इनकी जो आवर्तबीजी पादपों की जो लाइफ साइकिल होती है, उस लाइफ साइकिल में कहीं पे अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया हो जाती है, कहीं पे समसूत्री विभाजन की क्रिया हो जाती है। इसलिए इनका जो जीवन चक्र है, उस जीवन चक्र में अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पहला हो गया लक्षण कि आवर्तबीजी पादपों के जीवन चक्र में अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। दूसरा लक्षण था कि इनके पादपों का शरीर, यानी आवर्तबीजी पादपों का शरीर कैसा होता है? द्विगुणित बीजाणुद्विद होता है। आवर्तबीजी पादपों का शरीर द्विगुणित बीजाणुद्विद। द्विगुणित बीजाणुद्विद का मतलब डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट। इनका शरीर कैसा होता है? द्विगुणित बीजाणुद्विद का मतलब द्विगुणित यानी 2n। अब इनका कैसे होता है शरीर कि जो फीमेल सेक्स गेमेट्स ये कैसे होते हैं? अर्धसूत्री, यानी अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा बनते हैं, तो अगुणित अवस्था में होते हैं, एन अवस्था में। और जनकों में मेल सेक्स गेमेट्स होते हैं, मेल सेक्स गेमेट्स ये कैसे होते हैं? ये भी अगुणित अवस्था में होते हैं। जब इन दोनों के अंदर निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया, फ्यूजन की क्रिया होती है, फ्यूजन की क्रिया, तो द्विगुणित अवस्था में जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट यानी युग्मनज बनता है, और ये कैसा होता है? द्विगुणित 2n अवस्था में पाया जाता है। ये जाइगोट 2n अवस्था में होता है, यानी इनमें समसूत्री n और n दोनों आपस में मिलेंगे समसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा, तो 2n अवस्था द्विगुणित अवस्था बनेगी, जिसे क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। युग्मनज के बाद में ये युग्मनज कहाँ चला जाता है? ओव्यूल्स के अंदर चला जाता है। ओव्यूल के अंदर चला जाएगा ये, और इसमें लगातार ग्रोथ होती रहती है, यानी वृद्धि होती रहती है। जैसे द्विगुणित अवस्था है तो 2n अवस्था में, द्विगुणित अवस्था में ऐसा पाएगा, जिसके बाद इसमें लगातार समसूत्री विभाजन की क्रिया द्वारा द्विगुणित 2 से कितनी 4 कोशिकीय की अवस्था बन जाएगी, 4 से 8 कोशिकीय की अवस्था, ऐसे कोरक, ब्लास्टुला, मोरुला अवस्था, इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। और ये कहाँ पे होता है? ओव्यूल्स के अंदर इनका वृद्धि होती रहती है। उसके बाद किसका निर्माण हो जाता है?
भ्रूण का निर्माण हो जाता है। भ्रूण यानी एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। एम्ब्रियो से फिर बनता है सीड, बनता है सीड यानी बीज, बीज बन जाता है। और बीज कहाँ पर उपस्थित होता है? ओवरी, अंडाशय में उपस्थित होता है। अंडाशय में बीज उपस्थित होता है। और ये अंडाशय कहाँ पे उपस्थित होता है? फल के अंदर, फल के अंदर ये अंडाशय उपस्थित होता है। इस प्रकार इनका शरीर कैसी अवस्था से प्रारंभ हुआ? द्विगुणित अवस्था से प्रारंभ हुआ। तो आवर्तबीजी पादपों का शरीर कैसा होता है? द्विगुणित बीजाणु भिन्न होता है। ये हो गया दूसरा मुख्य लक्षण। तीसरा लक्षण पढ़ेंगे हम आवर्तबीजी पादपों के बारे में। तीसरा लक्षण कि आवर्तबीजी पादपों का जो जीवन काल है वो दीर्घजीवी होता है, यानी कि लंबा होता है, दीर्घजीवी होते हैं ये, यानी इनका जीवन काल बहुत अधिक समय का होता है। ये स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। इसके अलावा ये आवर्तबीजी पादप हैं, उनका शरीर मूल, स्तंभ और पर्ण इन अलग अलग भागों में विभाजित रहता है। तो आवर्तबीजी पादपों का शरीर मूल, स्तंभ, पर्ण आदि भागों में विभाजित रहता है। ये हो गए आवर्तबीजी पादपों के सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ने के बाद अब हम आवर्तबीजी पादपों में जनन की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो पाठ का मेन पार्ट है। इस पाठ का नाम ही आवर्तबीजी पादपों में जनन है। तो हम आवर्तबीजी पादपों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने के बाद अब आवर्तबीजी पादपों के जनन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आवर्तबीजी पादपों में जनन, तो मुख्य टॉपिक हो गया जनन। जनन जिसको अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। अब जनन कहते किसे हैं? जनन किसे कहेंगे? जनन पादपों के अंदर पढ़ रहे हैं हम, तो पादपों का अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया, पादपों में अपने समान संतति यानी अपने समान दूसरा पादप उत्पन्न करने की क्रिया ही है, वही क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। तो परिभाषा हो गई अपने समान नवपादप उत्पन्न करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। अब आवर्तबीजी पादपों में जनन भी दो प्रकार का पाया जाता है। जनन कितना प्रकार का पाया जाएगा? आवर्तबीजी पादपों में दो प्रकार का। पहला है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जिसको अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ तक तो जनन की कितने प्रकार का हुआ? आवर्तबीजी पादपों में दो प्रकार का। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। दो प्रकार का जनन आवर्तबीजी पादपों के अंदर पाया जाता है। पहला पढ़ेंगे हम अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन का मतलब होता है, यानी अलैंगिक जनन में वे घटनाएं नहीं होती जो लैंगिक जनन के अंदर होती है। तो
पहला मुख्य बात इसमें, जैसे हमने पढ़ा कि अलैंगिक जनन में वे सभी घटनाएं अनुपस्थित होती है या वे सभी घटनाएं नहीं पाई जाती जो लैंगिक जनन में पाई जाती। अब लैंगिक जनन कैसे होता है? लैंगिक जनन में नर युग्मक अलग, मादा युग्मक अलग, दोनों के अंदर निषेचन की क्रिया होती है, यानी दो जनकों की आवश्यकता होती है और दो जनकों से फिर बनता है, ये जीवन चक्र चलता है उसमें लैंगिक जनन के अंदर। अब अलैंगिक जनन में क्या होगा कि जो घटनाएं लैंगिक जनन में नहीं पाई जाएंगी वो घटनाएं अलैंगिक जनन में होंगी। तो इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है, यानी वह जनन क्रिया जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन को असंग जनन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट नाम, अलैंगिक जनन का दूसरा नाम क्या है? असंग जनन। असंग जनन, असंग जनन, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस भी कहते हैं इसको। तो अलैंगिक जनन की परिभाषा हमने पढ़ी कि वह जनन क्रिया जिसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है उसे अलैंगिक जनन, और इसमें इसे असंग जनन भी कहेंगे। और जो अलैंगिक जनन है उससे जो जनक से जो नए पादप बनते हैं वो आनुवंशिक रूप से जनक पादपों के समान ही होते हैं। अलैंगिक जनन में जो नए पादपों का निर्माण होता है वो आनुवंशिक रूप से जनक पादपों के समान होते हैं। यानी उनकी संरचना कैसी होती है? बाह्य संरचना और आंतरिक जेनेटिकली उसमें जीनों का क्रम, गुणसूत्रों का क्रम, ये सभी कैसे होते हैं? जनक पादपों के लगभग समान ही होते हैं। तो ये आनुवंशिक रूप से कैसे होते हैं? जनक पादपों के समान। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण, इसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया नहीं पाई जाती। इसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया नहीं पाई जाती है। अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया इसके अंदर नहीं पाई जाती। ये इसका तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है। अब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया नहीं होगी तो ये जो नए पादप बनेंगे वो आनुवंशिक रूप से जनक पादप के लगभग समान होंगे। अब आवर्त बीजी पादपों में अलैंगिक जनन भी दो प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन आवर्त बीजी पादपों में कितने प्रकार का? दो प्रकार का। आवर्त बीजी पादपों में अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है। आवर्त बीजी पादपों में अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है। पहला अनिषेक बीजता और दूसरा कायिक जनन। अनिषेक बीजता और कायिक जनन दो प्रकार का इसमें आवर्त बीजी पादपों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। अनिषेक बीजता जिसको एगामोस्पर्मी भी कहते हैं। अनिषेक बीजता को क्या कहते हैं? एगामोस्पर्मी। और जो कायिक जनन है उसको क्या बोलेंगे?
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब जो अलैंगिक जनन की क्रिया में दो प्रकार के आवर्तबीजी पादपों में जो अलैंगिक जनन है उसको दो प्रकार से पढ़ा। तो पहला था अनिषेक बीजता जिसको एगामोस्पर्मी कहते हैं, दूसरा कायिक जनन जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन में हम पहला पढ़ेंगे अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता जिसको क्या बोला अंग्रेजी में एगामोस्पर्मी, एगामोस्पर्मी कहा। अब ये अनिषेक बीजता एगामोस्पर्मी जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है एगामोस्पर्मी, इसमें ए यानी होता है बिना, गामो जो गैमोस शब्द से मिलकर बना है, गैमोस जिसको कहते हैं निषेचन। तीसरा स्पर्मी, स्पर्मा शब्द से बना है, स्पर्मा जिसका मतलब है बीज, बीज। तो ए यानी बिना, गैमोस यानी निषेचन, स्पर्मी यानी स्पर्मा यानी बीज। नाम से मालूम चल रहा है बिना निषेचन के बीज का निर्माण। तो अनिषेचक बीजता किसे कहेंगे? जिस क्रिया में जिसमें ऐसा जनन जिसमें बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें नए भ्रूण का निर्माण बीज के द्वारा ही होता है, लेकिन इनके बीजों के अंदर अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन की क्रिया नहीं पाई जाती। अब जैसे हमने देख लिया कि बिना निषेचन, निषेचन नहीं होगा और बीज का निर्माण होगा। अब बीज से भ्रूण यानी भ्रूण का निर्माण तो किसके द्वारा हो जाता है? बीज से ही होता है, लेकिन निषेचन की क्रिया नहीं पाई जाती। निषेचन क्या होगा? नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। और युग्मक संलयन भी क्या होगा? नहीं होगा। अगर निषेचन ही नहीं होगा तो युग्मक संलयन की क्रिया भी नहीं होगी। युग्मक संलयन कैसे होता है? जैसे मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स आदि में निषेचन की क्रिया होगी, यानी मेल गैमेट्स यानी युग्मक है अगुणित अवस्था में, दूसरा युग्मक है अगुणित अवस्था में है, दोनों के अंदर निषेचन की क्रिया होगी तो दोनों जुड़कर क्या बना लेंगे? युग्मक संलयन होगा इनमें, तो क्या बनाएंगे? युग्मनज बनाएंगे। तो युग्मक संलयन की क्रिया इसमें नहीं पाई जाती, निषेचन की क्रिया नहीं पाई जाती, लेकिन बीज का निर्माण किसके यानी भ्रूण का निर्माण या नए पादप का निर्माण किससे होता है? बीज से ही होता है। तो इसे क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता। तो अनिषेक बीजता किसे कहेंगे? ऐसा जनन या ऐसा अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन का भाग है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें बीज का निर्माण बिना निषेचन के ही होता है उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। दूसरा पढ़ेंगे हम कायिक जनन, कायिक जनन। कायिक जनन को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? यानी इस क्रिया में कायिक, कायिक यानी शरीर के भागों से जनन की क्रिया होती है, यानी ऐसा जनन या ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें पौधे के कायिक भाग, जैसे अब पौधे के कायिक भाग केवल बीज के अतिरिक्त, बीज के अतिरिक्त पौधे के कायिक भागों से क्या होगा? अलैंगिक जनन की क्रिया में पौधे के बीज के अतिरिक्त पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती, पौधे के बीज के अतिरिक्त
कायिक भागों से जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से नए पादप का निर्माण होता है। और इस क्रिया में क्या होता है, इसके अंदर इन भागों कायिक भागों के अंदर कोई ऐसा अंकुरण या प्रवर्ध बनता है जो अनुकूल परिस्थिति में नए पादप का निर्माण करता है। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा, कायिक जनन के बारे में, इसके कितने भाग हैं, कितने कौन कौन से भाग, इसमें कैसे कैसे जनन की क्रिया होती है, विस्तार से उदाहरणों सहित हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।